हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, और ये है लेक्चर नंबर 4। देखिए, लेक्चर नंबर 3 तक हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हो तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि हमें हर एक चार्ज की दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ती है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे थे एक्सप्रेशन में, n इंटू में n-1/2। कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे आपके, n इंटू में n-1/2, जहां पे n क्या था आपका नंबर ऑफ चार्जेस। मतलब अगर आपके 3 चार्जेस हुए तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे यहाँ से 3, और अगर आपके पास 4 चार्जेस हुए, n को 4 रखो तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालना सीख लिया था। इस लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल से सोल्व करेंगे रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। फिर उसके बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। अगेन हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, बट अब एक्सटर्नल फील्ड भी आपका रखा हुआ होगा, मतलब एक्सटर्नल फील्ड भी आपका अप्लाइड होगा। हमने जब ये बात की थी n इंटू में n-1/2, यहाँ पे याद की हमने एक बात लिखी थी कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। बाद में हम क्या पढ़ेंगे, जब आपका एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट हो, और लास्ट में जाके हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। द टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। मेरा आपसे दावा है कि इस वीडियो देखने के बाद आप इन कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल मास्टरी कर जाओगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल से सवाल के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास 3 चार्जेस का सिस्टम है ना। मतलब मान लीजिए आपके पास सपोज 3 पॉइंट चार्जेस थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखें, यहां चार्ज क्यू है, यहां भी चार्ज क्यू है, और यहां भी चार्ज क्या है, क्यू। इसका मास m है, इसका मास भी m है, और इसका मास भी m है। सिंपल सवाल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये साइड a, ये साइड भी a, ये साइड भी a, है ना। तीनों के तीनों चार्ज कैसे आपके पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। मतलब क्या है कि देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, है ना। तो सबसे पहला सवाल मैंने आपसे यहां क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। बहुत आसान है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। अच्छा, पार्ट बी में मैंने क्या पूछा आपसे, पार्ट बी में मैंने पूछा इफ ईच ऑफ चार्ज, if each charge is displaced such that equilateral triangle reduces, such that equilateral triangle reduces to side a by 2, find work डन। देखिए क्या हुआ, मतलब सेकंड पार्ट में क्या किया, आपने हर एक चार्ज को डिस्प्लेस किया। मान लीजिए इसको उठा के आप यहां पे ले आए, इसको उठा के आप यहां पे ले आए, और इसको उठा के आप यहां पे ले गए, ताकि जो एक नया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होनी चाहिए, a/2, ये भी a/2, और ये भी कितनी होनी चाहिए आपकी a/2। तो इस प्रोसेस में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, चलिए निकालते। बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि क्या है कि ये रिपल्शन था, तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, पास नहीं आएंगे। पास लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क डन आपको इस सवाल में निकालना है। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि इनके बीच में आपस में रिपल्शन है, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, बट हम तो पास लाना चाह रहे हैं, अपने आप तो आएंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। आपको वही बताना है कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सच दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाए जिसकी साइड कितनी है, a/2। चलिए बहुत ही आसान सवाल, पहला पार्ट कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, कुछ नाम दे देता हूं, या फिर नाम की भी जरूरत है, आप आसानी से निकाल सकते हो। 3 चार्ज सिस्टम है। सबसे पहले हम इस चार्ज की इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो कितनी आएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस q² बाय सेपरेशन
ए, है ना। फिर मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और सेपरेशन कितना आपका ए। फिर क्या है, इन दोनों के आपस में लिखनी पड़ेगी, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो गया आपका क्यू स्क्वायर और सेपरेशन ए, तो क्यू स्क्वायर बाई ए, है ना। चलिए इसको पूरा सोल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा, 3 है तो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ये आपके सिस्टम की क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, यू इनिशियल, है ना। अब क्या है, जब मेरे को पार्ट बी सोल्व करना है तो मेरे को वर्क डन निकालना है। देखिए याद कीजिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आप कैसे निकाल सकते हैं, आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस कर दीजिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका क्या आ जाएगा, हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे पास ऑलरेडी है, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए। मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल निकाल लो भाई, फर्क क्या आया, इनिशियली सेपरेशन कितना था ए, फाइनली सेपरेशन कितना हो गया आपका a/2, तो यू फाइनल क्या है, यही फॉर्मूला 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, पहले सेपरेशन ए था, फाइनली सेपरेशन कितना हो गया a/2, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए a/2। अच्छा इस 2 को ऊपर ले जाओ, तो 6 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और ये क्या आ गया, आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन निकाल लो, तो कितना आएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी, 6 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी आपकी, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए। चलिए आप सोल्व करेंगे तो सब कुछ सेम है, 6 में से 3 गया तो बचा 3, तो 3 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दिस इज द आंसर। मतलब मेरे को इतना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना, 3 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तभी जो चार्जेस मेरे ए सेपरेशन पे थे मैं इनको रिड्यूस करके कहां तक लेके आ सकता हूं, एट ए सेपरेशन a/2, है ना। तो इस प्रकार से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। याद रखिए जब कभी आपको सॉरी, जब कभी आपको वर्क डन निकालना, आपको करना क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, है ना। अब देखिए मैं इसमें एक तीसरी वैरायटी और करा रहा हूं। सपोज मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चार्जेस थे, मैंने आपको क्या बताया, आपस में तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो एक दूसरे से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। अच्छा मोशन सिमेट्रिकल होगा क्योंकि हर जगह चार्ज सेम है, मास सेम है, सेपरेशन क्या है, सेम। तो मैंने इनको छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, खुले सांड की तरह, खुले सांड की तरह भाग रहे थे, तो क्या होगा, कभी ना कभी इनके बीच में अभी जो सेपरेशन है वो बढ़ के कितना होगा, 2a। आपको बताना है कि जब सेपरेशन 2a हो जाएगा तो हर एक चार्ज की कितनी स्पीड होने वाली है ना, समझ में आ रहा है। चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं वो तीसरी वैरायटी भी करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। अब क्या कहते हैं, जो सी पार्ट है वो क्या कहते हैं, इफ चार्जेस आर रिलीज्ड फाइंड स्पीड ऑफ एनी चार्ज when they will be at a separation of 2a, है ना। मतलब कि अब क्या था, इसको भूल जाइए आप, है ना। यहां से हमने चार्जेस को रिलीज कर दिया, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो दूर भागेंगे ना कभी सेपरेशन कितना होगा, 2a। जब 2a सेपरेशन हो जाएगा तो आपको हर एक चार्ज की स्पीड बतानी है, ऑब्वियसली सिमेट्री का हर एक चार्ज की स्पीड क्या होगी, सेम। आप किसी भी एक चार्ज की क्या बता दीजिए, आपको स्पीड बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इनिशियली आपका ये सिस्टम था और मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी निकाल चुका था। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके बीच में रिपल्शन होता गया, है ना। ये रिपल्शन यहाँ गया, ये मान लीजिए आपका इधर की तरफ गया, और ये कहाँ गया आपका, इधर की तरफ रिपल्शन होता गया। फाइनली ये दोबारा से इन्होंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, है ना। बट उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी हो चुकी थी आपकी, 2a, ये साइड भी 2a, ये साइड भी 2a, ये चार्ज क्यू मास m, चार्ज क्यू मास m, और यहां भी अगेन
चार्ज q और मास m। आपको हर एक की स्पीड बतानी थी, है ना। चलिए सबसे पहले मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूं, लिख सकता हूं। देखिए कोई फर्क नहीं है, पहले जो सेपरेशन आपका a था वो फाइनली कितना हो चुका आपका 2a, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना देगी 3/4πε0 q²/2a, है ना। अब मेरे को स्पीड निकालनी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया जब कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्पीड वगैरह आपको निकालनी है, या तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो आप, या फिर आप क्या लगाते हो, एनर्जी कंजर्वेशन। यहां मोमेंटम कंजर्वेशन का फायदा नहीं होगा, मैं एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेता हूं। देखिए सिमेट्री से अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी स्पीड भी v होगी, और इसकी स्पीड भी कितनी होगी आपकी v। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो एनर्जी इक्वेशन क्या कहते हैं कि काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल किसके बराबर होगी, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। अच्छा इनिशियली क्या था, चार्ज को रिलीज किया गया था, रिलीज किया गया तो मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आपकी 3/4πε0 q²/a। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए, इसकी हाफ mv², इसकी भी हाफ mv², और इसकी भी हाफ mv², तीनों की हाफ mv² है तो कितना हो जाएगा 3/2 mv²। अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां से लिख दीजिए 3/4πε0 q²/2a। तो इस प्रकार से आपने एनर्जी इक्वेशन लगाई है। चलिए सोल्व कर लीजिए इसको, बहुत आसान है ना। देखिए ये 3 से ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। इस टर्म को इधर ले आइए तो कितना आएगा, देखिए q²/4πε0 है, q²/4πε0 इंटू 2 है, सोल्व करने पे आएगा q²/8πε0a, और ये आ गया आपका हाफ mv²। ये 2 से काटोगे तो ये 4 आ गया, तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो स्पीड कितनी आ रही है मैं लिख देता हूं, √q²/4πε0 ma। तो दिस विल बी द स्पीड ऑफ एनी चार्ज जब सेपरेशन कितना हो जाएगा 2a। तो आपको किसी भी प्रकार का सवाल दिया हो, सेपरेशन घट रहा हो सेपरेशन बढ़ रहा हो, आप इस प्रकार से उसको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। अब वेरिएशन क्या आएगा, देखिए मैंने आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कराया, हो सकता है आपको एग्जामिनर हेक्सागन के लिए करा दे, हो सकता है वो आपको स्क्वायर के लिए करा दे, हो सकता है वो आपको इवन क्यूब के लिए करवा दे, पर तरीका क्या रहने वाला है, सेम तरीके में किसी प्रकार का कोई अंतर आने वाला नहीं है। दिस विल द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। हाँ बट ये है कि अगर आपका स्क्वायर बनेगा तो थोड़ी और टर्म्स आ जाएंगी, क्यूब बनेगा तो और ज्यादा टर्म्स आ जाएंगी, है ना, उसमें कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एक अलग वेराइटी का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार अक्सर बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत बार देखिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, मान लीजिए सपोज अगेन आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, जिसकी साइड कितनी है, अगेन साइड आपकी ए। यहां पे क्या था, एक चार्ज रखा था मान लीजिए 2q, यहाँ पे चार्ज था आपका -4q, और ये चार्ज था सपोज मान लीजिए आपका q। इस प्रकार से कुछ चार्जेज आपके रखे हुए हैं, साइड कितनी आपकी a। आपसे पूछा क्या जाता है कि फाइंड, एक चार्ज यहां था एक चार्ज यहां था, क्या पूछा जाता है, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड, क्या फाइंड वर्क रिक्वायर्ड इन डिसोशिएटिंग द गिवन सिस्टम। अच्छा सवाल, देखिए फाइंड वर्क रिक्वायर्ड इन डिसोशिएटिंग द गिवन सिस्टम, कि इस सिस्टम को डिसोशिएट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि डिसोशिएटिंग होता क्या है। डिसोशिएट का मतलब क्या है कि आपस में इनका कोई लेना देना ना रहे, और आपस में चार्जेस का लेना देना कब नहीं रहता, जब उनके बीच में सेपरेशन क्या आ जाए आपका इनफाइनाइट। तो डिसोशिएशन का क्या मतलब है कि इनका आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो, मींस इनके बीच में कितना सेपरेशन आ गया, इनफाइनाइट। ये अपनी अपनी जगह मतलब इन्फिनिटी पे ये सारे के सारे चले गए, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर ये चले गए। तो उसके लिए वर्क डन निकालना है। तो अगेन डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला वही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। देखिए डिसोशिएट करना है, फाइनली बहुत ज्यादा सेपरेशन है, एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 0। तो ये क्या लिख सकता हूं, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालनी चाहिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। अच्छा मैंने इसको बोला a, इसको बोला b,
इसको बोला सी। आप पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकाल सकते हो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले ए की बी के रिस्पेक्ट में, फिर अगेन ए की किसके रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में। ए का खेल खत्म। बी की निकाल लीजिए, ए के रिस्पेक्ट में हो गई, प्लस बी की किसके रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में। और कोई टर्म आने वाली नहीं है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। यू ए बी निकालिए भाई, कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू इंटू में 2q, कितना हो गया? 2q² बाई सेपरेशन, सेपरेशन कितना हो गया आपका? ए, है ना। ए सी, ए और सी के बीच में कितनी आएगी? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस करेंगे तो -4q² आएगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q², और सेपरेशन कितना आपका? ए। अच्छा बी और सी के बीच में निकालिए, ये 2q है, ये -4q है, प्रोडक्ट आएगा -8q², तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q² डिवाइडेड बाई ए। तो ये क्या आ गया? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। चलिए सोल्व कर लेते हैं। कितना है? 2q² -4q² -8, -8 और -4 -12, तो -10q² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये क्या आ गया? आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो 10q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिसोशिएटिंग द गिवन सिस्टम। अगर मेरे को इस सिस्टम को अलग अलग करना है, मतलब चार्जेस कहाँ चले जाए, आपका एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन ना हो, बहुत ज्यादा दूर चले जाए, उसको डिसोशिएट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 10q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। चलिए अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, एक मुश्किल ले लेता हूं, है ना। अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, पर उसमें मुश्किल कुछ नहीं है। सपोज मान लीजिए क्यूब का इलस्ट्रेशन ले लेता हूं, है ना। किसका इलस्ट्रेशन ले रहा हूं? क्यूब का। समझने की कोशिश करनी है, ध्यान से देखना। देखिए ये मान लीजिए क्यूब है हमारे पास, हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा आपका क्यू। यहाँ भी चार्ज कितना रखा है? क्यू। यहाँ भी चार्ज कितना रखा है? क्यू। यहाँ भी चार्ज कितना है? क्यू। यहाँ भी चार्ज है क्यू। यहाँ भी चार्ज है क्यू। ये भी चार्ज आपका क्यू। ये भी चार्ज आपका क्यू। हर एक जगह चार्ज कितना रखा है? क्यू। 8 चार्ज हो गए। ये साइड ए है, ये साइड भी है, ये भी है, क्यूब है। आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे पहले चार्ज सेम है, चार्ज का कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग होते जाएंगे। क्या अलग अलग होते जाएंगे? आपके डिस्टेंस, है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? एन इंटू में n-1/2। अच्छा कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ चार्जेस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चार्जेस है, 8 पॉइंट्स है, तो 8 इंटू में 7/2 सोल्व करने पे कितना है? 28। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में डियर स्टूडेंट्स कितनी टर्म्स आने वाली? आपकी 28 टर्म्स आने वाली है। अब देखिए चार्जेस के बीच में ना मैं आपको बता देता हूं 3 पॉसिबल सेपरेशन है। कितने पॉसिबल सेपरेशन है आपके? 3। कैसे? देखिए अगर मैं बात करूं इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना हो गया आपका? ए। ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा फिर क्या आता है? ये होता है आपका फेस डायगोनल। क्या होता है आपका? फेस डायगोनल, है ना। इन दोनों चार्ज के बीच में कितना सेपरेशन? ये ए, ये ए। अब ये डायगोनल कितना हो जाएगा? √2। पाइथागोरस लगाइए, सिंपल, है ना। स्क्वायर फेस बनता है। कैसा फेस आपका? स्क्वायर फेस। तो √2 पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितना आता है? √2a। और लास्ट में कुछ चार्जेस आपके क्या हो सकते हैं? देखिए जैसे ये और ये हो गया, बॉडी डायगोनल पे आ रहे। किस पे आ रहे हैं आपके? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का सेपरेशन कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? आपका √3a, है ना। तो चार्जेस के बीच में 3 प्रकार के सेपरेशन आ सकते हैं। या तो उनके बीच में ए सेपरेशन होगा, या उनके बीच में √2a सेपरेशन होगा, या उनके बीच में कितना सेपरेशन होगा? √3a। मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी बना ली। ए के कितनी टर्म्स आएंगी वो देख रहा हूं मैं, 2a की कितनी टर्म्स आएंगी वो देख रहा हूं मैं, और सॉरी √2a की कितनी टर्म्स आएंगी वो, और √3a की कितनी टर्म्स आएंगी उसको मैंने अलग देखा, है ना। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैं कुछ पॉइंट्स मान लेता हूं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप क्लैरिटी के साथ समझ सके, है ना। थोड़ा ध्यान देना, आपको ध्यान से सुनिए, 3D एक्चुअली, है ना। कुछ नामकरण करते हैं। ये पॉइंट मान लीजिए सपोज, एक अलग पेन लेता हूं। ये पॉइंट मान लीजिए सपोज आपका ए, ये पॉइंट मान लीजिए बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, और एक पॉइंट कौन सा रह गया? चलो 8 पॉइंट हो गए ना।
ABCDEFGH। चलिए, है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने ए वाले चार्ज को पकड़ा। किस चार्ज को पकड़ा मैंने? ए वाले को, है ना। तो ए वाले के रिस्पेक्ट में हर एक के लिखते हैं। अब देखिए होगा क्या, ए के रिस्पेक्ट में बी के लिखोगे तो सेपरेशन कितना आ गया? ए। तो मतलब ए बी इस कैटेगरी में आ गया, मतलब ए और बी के बीच में सेपरेशन कितना आपका? ए। अच्छा, ए की सी के साथ लिखोगे तो √2a, है ना। तो ए सी इस कैटेगरी में आ गया आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगेन आप ए की जी के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो ए और जी के बीच में सेपरेशन कितना है? ए जी किस कैटेगरी में आ गया आपका? इस कैटेगरी में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए ए एफ, ए और एफ के बीच में सेपरेशन कितना है? ए। तो ए एफ भी किस में आ गया आपका? इस कैटेगरी में आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए ए एच, अगेन ये आपका फेस का डायगोनल है, √2a डिस्टेंस आएगा, तो ए एच भी किस में आ गया? इस कैटेगरी में आ गया, है ना। अब क्या बचा आपका? ए ई, अगेन ये बाहर वाला फेस है। कौन सा फेस है? बाहर वाला, ए और ई। ए और ई के बीच में सेपरेशन कितना होगा आपका? अगेन √2a। अब बचा आपका लास्ट ए और डी, है ना। ए और डी के बीच में सेपरेशन कितना? √3a। तो यहाँ क्या आ गया आपका? ए और डी। ठीक है, 7 टर्म्स हो गई 28 में से। अब मैंने बी को पकड़ा, ए के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हो चुकी है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब देखिए बी के सी के रिस्पेक्ट में सेपरेशन कितना है? ए। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? बी सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बी की जी के रिस्पेक्ट में सेपरेशन कितनी है? √2a। तो यहाँ क्या आ गया आपका? बी जी, है ना। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद बी की ई के रिस्पेक्ट में सेपरेशन कितनी है आपकी? ए। तो बी की ई के रिस्पेक्ट में सेपरेशन कितनी होगी आपकी? ए, है ना। अगेन बी की डी के रिस्पेक्ट में सेपरेशन कितनी है? √2a। तो ये आ गया बी और डी के बीच में सेपरेशन कितनी है? √2a। अब ये देखिए बी और एफ, बी और एफ के बीच में भी सेपरेशन कितनी है आपकी? √2a। तो बी और एफ भी आपका इस कैटेगरी में आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बी और एच अगेन बॉडी डायगोनल बन गए, उनके बीच में सेपरेशन कितना है आपका? √3a। ठीक है, यहां से बी का खत्म। कितनी टर्म्स होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 टर्म्स हम लिख चुके हैं। अब मैंने सी को कंसीडर किया। किसको कंसीडर किया मैंने? सी को। सी की ए और बी के रिस्पेक्ट में हो चुकी है ना। अब देखिए सी की डी के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? ए। बहुत बढ़िया। अच्छा, सी की जी के रिस्पेक्ट में भी कितना हो गया आपका? ए। और भी अच्छी बात। अब देखिए सी की ई के रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में कितने? √2a, है ना। सी की ई के रिस्पेक्ट में होगी √2a। अगेन अगर मैं बात करूं सी की एच के रिस्पेक्ट में, दोनों पीछे के फेस पे, सी की एच के रिस्पेक्ट में भी कितनी होगी आपकी? √2a। अब बात करें सी की एफ के रिस्पेक्ट में, है ना। एफ के रिस्पेक्ट में दोनों बॉडी डायगोनल पे आ रहे हैं, तो ये कितनी होगी आपकी? √3a। कितनी टर्म्स होगी? काउंट कीजिए, मेरे को याद है 6, पहले में 7, फिर 6 और फिर 5, ये 18 टर्म्स हो गई होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है। हमने सी तक का काम निपटा लिया। अब बारी आई डी की, है ना। हम पीछे नहीं जा रहे। देखिए डी की ए बी और सी के साथ हो गई, ए बी सी। डी की ई के साथ लिखिए, डी की ई के साथ कितनी होगी आपकी? ए। अच्छा, एफ के साथ, डी की एफ के साथ लिखिए तो √2a, है ना। और बहुत बढ़िया बात, डी ई एफ, डी की जी के रिस्पेक्ट में ये भी कितनी होगी आपकी? √2a, है ना। अब डी की एच के रिस्पेक्ट में, डी के एच के रिस्पेक्ट में कितनी होगी आपकी? ए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डी का यहाँ पे काम खत्म। ए बी सी डी। अब ई पे आ जाइए, है ना। अच्छा, ई की एफ के रिस्पेक्ट में कितनी आपकी? ए, है ना। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी, ई की जी के रिस्पेक्ट में कितने? देखिए अगेन बॉडी डायगोनल है, √3a डिस्टेंस है, तो ई की जी के रिस्पेक्ट में √3a। ई की एच के रिस्पेक्ट में कितनी है आपकी डियर स्टूडेंट्स? ई की एच के रिस्पेक्ट में होगी आपकी √2a। तो ई का खेल खत्म। अब एफ पे आ जाइए, जी और एच के रिस्पेक्ट में लिखनी है। एच के रिस्पेक्ट में कितनी आपकी? ए है। एंड अगेन एफ की ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ की जी के रिस्पेक्ट में कितनी आपकी? √2a। तो ये हो गया एफ की जी के रिस्पेक्ट में √2a। एफ हो गया। जी पे आ जाइए, एच के साथ ही बचा है, बाकी सबको हो चुका है, तो जी के एच के रिस्पेक्ट में कितनी आपकी? ए। काउंट कीजिए। देखिए थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आप पहली बार कर रहे हैं, बट काउंट करेंगे सिंपल रिजल्ट आने वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म्स किसके साथ आ रही है? ए के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म्स किसके साथ आ रही है? √2a के साथ। और 1 2 3 4, 4 टर्म्स किसके साथ आ रही है आपकी? √3a के साथ। तो आपको वैसे याद भी रख सकते हैं, 12 चार्जेस ऐसे हैं जिनके बीच में सेपरेशन कितना आपका? ए।
12 चार्जेस फिर ऐसे जिनके बीच में सेपरेशन कितना √2 है, और अगेन 4 चार्जेस ऐसे हैं जिनके बीच में सेपरेशन कितना √3 है। वेरीफाई हो गया। टोटल टर्म्स कितने हैं 28, 12 24 और 4 28, है ना। तरीका क्या है, आप एक चार्ज को पकड़िए ए, बाकी सबके रिस्पेक्ट में लिख दीजिए बी, ए तो हो चुका है, बाकी सबके रिस्पेक्ट में लिख दीजिए सी, ए और बी तो हो चुके हैं, बाकी सबके रिस्पेक्ट में लिख दीजिए डी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, बाकी सबके रिस्पेक्ट में हो गया, औरों के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए ई एफ जी एच के रिस्पेक्ट में ई, फिर एफ जी एच के साथ लिखे उसकी, फिर एफ कंसीडर करोगे तो उसकी जी और एच के साथ, और फिर जब जी कंसीडर करोगे तो उसकी एच के साथ। आपको पीछे के अल्फाबेट्स के साथ नहीं लिखनी है, आपको आगे के अल्फाबेट्स के साथ लिखनी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब लिख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो बहुत आसान है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी आएगी आपकी, 12 चार्जेस के बीच में है तो 12, और ए वालों के लिए 1/4πε0 Q²/A, है ना। फिर 12 के बीच में √2 है तो 12 इंटू में 1/4πε0 Q²/√2A, है ना। फिर 4 के बीच में √3 है तो 4 इंटू में 1/4πε0 Q²/√3A। तो ये क्या आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। अब देखिए मैं वेरिएशन करता हूं, वही सवाल जो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में किया था। मैंने क्या किया, हर एक चार्ज को डिस्प्लेस किया ताकि क्यूब बन जाए। ऐसा सवाल आ सकते हैं पेपर में, इसलिए मैंने आपको कराया ताकि क्यूब बन जाए जिसकी साइड कितनी है a/2। फाइंड वर्क डन, क्या करोगे, इनिशियल आ गई, फाइनल कैसे निकालोगे, ए की जगह क्या रख दो a/2, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। या फिर मान लीजिए का मास m है, इनको खुला छोड़ दिया, खुले सांड की तरह, कभी ना कभी क्यूब बनाएंगे जिसकी साइड कितनी होगी 2a। फाइंड स्पीड, आपको वही करना है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगानी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। कहानी वही है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में थी, वो आपको इसलिए आसान लगा क्योंकि केवल 3 चार्जेस थे। ये हल्का सा मुश्किल इसलिए लग सकता है क्योंकि कितने चार्ज आपके पास, 8 चार्जेस है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक समझना है। और जो तरीका मैंने बताया आप उसको फॉलो कीजिए, आप क्यूब की भी पोटेंशियल एनर्जी इजिली निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। अब आपके पास एक्सटर्नल फील्ड है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम ऑफ चार्जेस की, है ना। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए हुआ क्या, जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई रीजन है, देखिए जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैंने मान लिया कि आपका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए हमने एक बात समझी थी, जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसका सोर्स क्या हमें मालूम नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या था आपका, E बराबर माइनस dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब हमको करना क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी ओरिजिन सिस्टम मान लिया मैंने, रेफरेंस सिस्टम, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए सपोज वाई एक्सिस हो गया, और ये मान लीजिए जेड एक्सिस हो गया, है ना। एक चार्ज यहाँ पे रखा आपका, ये चार्ज आपका Q1, इसकी लोकेशन मान लीजिए कितनी है आपकी R1 वेक्टर, ठीक है। दूसरा चार्ज मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा Q2, इसकी लोकेशन कितनी है R2 वेक्टर। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हो गया R12। इस सिस्टम की मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी है मेरे को इस सिस्टम की, आई हैव टू इवैल्यूएट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया आपको कितना, E दिया गया है। देखिए कैसे करेंगे, वही एनालॉजी जो हमने पहले मानी थी। हम क्या मानते हैं, मान लीजिए सपोज सारे के सारे चार्ज इनिशियली कहाँ पे, इन्फिनिटी से, तो आपको क्या करना है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाना है और कहां पे रख देना है, R1 पे रख देना है। फिर दूसरे चार्ज को भी आपको इन्फिनिटी से उठा के लाना है और कहां रख देना है, R2 पे। इस प्रोसेस में आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए वही है ना, Q1 आपका R1 पे रखा है, Q2 R2 पे, सेपरेशन कितना आपका R12। अभी निकाल देते हैं, बहुत आसान है।
आप सब लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो सपोज मान लीजिए Q1 Q2 इनिशियली आपके इन्फिनिटी पे थे, ये Q1 था, Q2 आपका कहीं यहाँ था, बहुत ज्यादा दूर थे, है ना। वही सिस्टम था आपका, फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई, रेफरेंस सिस्टम था हमारे पास, ये था एक्स एक्सिस, इधर था वाई एक्सिस, ये था जेड एक्सिस। मान लीजिए हमने क्या हुआ कि हम Q1 को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे लेके आए, Q1 लोकेशन कितनी आपकी R1 वेक्टर, है ना। तो देखिए सपोज वही एनालॉजी, वही तरीका, सपोज इनिशियली चार्जेस वर एट इनफाइनाइट सेपरेशन, कहां पे थे आपके इनफाइनाइट सेपरेशन, है ना। नाउ Q1 इज ब्रॉट एट लोकेशन, कहां पे ले गए, एट लोकेशन R1, है ना। कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। W1 किसके बराबर होता है, चार्ज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। देखिए इनिशियली तो क्या आपका, इनिशियली तो इन्फिनिटी पे था, पोटेंशियल क्या होगा आपका जीरो, ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे है तो ये पोटेंशियल क्या होने वाला आपका जीरो। बट फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस आता ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल आया, जो इलेक्ट्रिक, ये VR1, ये VR1 किसका पोटेंशियल आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका पोटेंशियल है डियर स्टूडेंट्स, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ यहां भी पोटेंशियल होगा। तो यहां का पोटेंशियल क्या मान लिया, V कितनी लोकेशन पे R1। ये आपका पोटेंशियल किसके कारण है, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। किसके कारण है ये आपका, क्योंकि और कोई तो है ही नहीं अभी यहाँ, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, है ना। सिमिलरली अब मैंने क्या किया, Q2 को मैं लेके आया, Q2 को मैं लेके आया, कहां पे लेके आया मैं, R2, कितनी लोकेशन पे R2। तो मान लीजिए वर्क डन W2 क्या होगा, Q2 V फाइनल माइनस V इनिशियल। अच्छा इनिशियली तो आपका पोटेंशियल क्या था, जीरो था, है ना। तो W2 कितना आ जाएगा आपका, Q2। फाइनली देखिए आप चार्ज को यहां पे लेके आए, Q2 को लेके आए R2 लोकेशन पे। अब यहां पे है ना, एक्चुअली इस लोकेशन पे दो आपके पोटेंशियल आएंगे, एक तो एक्सटर्नल फील्ड का ही है, तो उसको मैंने क्या लिखा, VR2 वेक्टर, क्या लिखा मैंने, VR2। और एक ऑलरेडी ये चार्ज आ चुका है, इसका भी क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, अगर ये R12 है तो ये पोटेंशियल कितना आएगा आपका 1/4πε0 Q1/R12, है ना। अगेन ये किसका पोटेंशियल, आपका एक्सटर्नल फील्ड का। और ये वाला किसका पोटेंशियल है डियर स्टूडेंट्स, आपका ये आपका पोटेंशियल है ड्यू टू Q1, है ना। तो अब हमारा सिस्टम बन गया, मेरे को वर्क कितना पड़ा, W1 करना पड़ा और W2 करना पड़ा, वर्क डन है, वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और वो किसके बराबर आपका W1 प्लस W2। लिखिए कितना आएगा, W1 प्लस W2, W1 कितना आपका Q1 इंटू में VR1 प्लस W2 कितना है Q2 इंटू में VR2, साथ में एक और टर्म आपकी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। अब देखिए फर्क क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये टर्म तो आपके पास पहले भी थी, जब फील्ड हो चाहे ना हो, ये पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास थी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ये दो टर्म एक्स्ट्रा आ गई, Q1 इंटू में VR1 प्लस Q2 इंटू में VR2, है ना। अगर तीसरा चार्ज भी होता तो क्या था, Q3 इंटू में VR3। और यहां जो हम बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने थे वो सिस्टम क्या रहने वाला आपका, सेम रहने वाला है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स एक बार अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं इसमें, जिससे आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए अब तीन चार्जेस होते और एक्सटर्नल फील्ड भी होता। देखिए मान लीजिए सपोज तीन चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड भी है, एक्स वाई जेड, एक यहाँ है एक यहाँ है। ये मान लीजिए Q1 है किस लोकेशन पे R1, ये मान लीजिए Q2 है किस लोकेशन पे R2, और ये मान लीजिए आपका Q3 है किस लोकेशन पे R3,
है ना। ये सिस्टम आपका, ये डिस्टेंस हो गया R13, ये R23 और ये R13, वही सिस्टम है ना। आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। एक्सटर्नल फील्ड आपका मान लीजिए E, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, देखिए पहले वाली टर्म्स तो आएंगे जो तीन चार्जेस के लिए थी, क्या थी पहले, क्या होती थी जब फील्ड नहीं होता था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12, Q1 की Q2 के रिस्पेक्ट में लिखी, गड़बड़ हो गई शायद, है ना, सॉरी। ये आएगा आपका R12 R23, अब सही है ना। अब देखिए Q1 की Q2 के रिस्पेक्ट में हो गई, Q1 की Q3 के रिस्पेक्ट में, Q1 Q3 बाय कितना आ जाएगा R13, है ना। Q1 की हो गई, अब Q2 की Q3 के रिस्पेक्ट में लिख लो 1/4πε0 Q2 Q3 बाय R23। ये तीन तो आ गई बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या एडिशन आएगा, Q1 VR1 है ना, प्लस Q2 VR2 है ना, प्लस Q3 VR3, बस ये टर्म्स और आ जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई और डिफरेंस आने वाला नहीं है। आपका Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q3 VR3, ये सारे आपके पोटेंशियल किसके कारण है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल जो फील्ड है उसके कारण आने वाले हैं। तो पहले आप बिना फील्ड मान के लिखिए जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती थी, और अगर फील्ड हो तो आपको उतनी ही टर्म्स ऐड कर देनी है जितने चार्जेस आपके पास होने वाले हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए सवाल है एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल इनफैक्ट, आइए करते हैं। क्या सवाल है, कंसिडर ए रीजन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू A/R² वेयर A की वैल्यू आपको गिवन है ना, एक्सटर्नल फील्ड है E इज इक्वल टू A/R²। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब पॉइंट चार्ज का कोई फील्ड रहा होगा, इस बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर हम इस एक्सप्रेशन से आइडिया लगा सकते हैं। टू चार्जेस, एक 7 माइक्रोकूलम है, एक -2 माइक्रोकूलम है, आर प्लेस्ड एट -9 9 रिस्पेक्टिवली, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन, है ना। तो मान लीजिए सपोज ये अपना जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक चार्ज तो इधर रखा है कहाँ, -9 सेंटीमीटर, 0,0 है ना, और एक चार्ज कहाँ रखा आपका 9 सेंटीमीटर, 0,0 कितने कितने रखे आपके, यहाँ पे रखा आपका 7 माइक्रोकूलम, और यहाँ कितना रखा आपका -2 माइक्रोकूलम। इस सिस्टम की आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो सबसे पहले मैं फील्ड के कारण पोटेंशियल निकाल रहा हूं, है ना, लिसन केयरफुली। देखिए अपने पास एक्सप्रेशन क्या था कि E के हम क्या लिख सकते हैं, -dV/dr, एंगल जीरो मान लिया हमने, जो कोस थीटा आता था ना, थीटा जीरो, इसको इधर ले जाओ, E/dr बराबर -dV। अच्छा E लिख दो, A/r² है तो dr/r² बराबर -dV, और हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट, है ना। जब r आपका इंफिनिटी रहा होगा तो पोटेंशियल क्या मान लिया मैंने, 0, और किसी पर्टिकुलर सेपरेशन r पे पोटेंशियल क्या मान लिया मैंने, v, है ना। चलिए सोल्व करते हैं। A, देखिए पहले मैं इसका इंटीग्रेशन आपको बता चुका हूँ, dr/r², पावर को ऊपर ले जाओ, r के बाद -2, 1 से इंक्रीज करो 1 और उसी से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, -1/r, लिमिट का इंफिनिटी से r, और ये आ गया आपका -v, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो A हाइयर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी, वो किसके बराबर आ गया, v, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो यहाँ से v कितना आ गया आपका, डियर स्टूडेंट्स, v आ गया आपका A/r, कितना आ गया आपका A/r, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना A/r², उसके कारण जो रीजन में आपका पोटेंशियल आएगा वो क्या आया, A/r। यहाँ पे हम एक बात मान चुके हैं कि हमारा पोटेंशियल कहाँ पे 0, एट इंफिनिटी, अवर पोटेंशियल इज 0 ड्यू टू गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सबसे पहला स्टेप, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना पोटेंशियल आ रहा है आपका, डियर स्टूडेंट्स, A/r, कितना आ रहा है आपका, A/r। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। देखते हैं, अब तो सवाल सिंपल रहेगा वैसे। देखिए अब हम सवाल को कैसे कर सकते हैं, अब मेरे को इस पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। सबसे पहले तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के माने बिना इन दोनों की लिख दो, कैसे आएगी, 9 इंटू में 10⁻⁹ 1/4πε हो गया, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस 7 और -2, प्रोडक्ट हो गया -14, पर दोनों माइक्रोकूलम में कुलम में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻12 -6 हर एक के साथ ना, बाय सेपरेशन, सेपरेशन है 18 सेंटीमीटर, 9 ये 18,
मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू में 10⁻⁻², ये हो गया, है ना। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, Q इंटू में VR, तो यहाँ चार्ज किया 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू में 10⁻⁻6, यहाँ V लिखना है। देखिए सेपरेशन कितना आपका, अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रेफरेंस माने और सेपरेशन देखें तो सेपरेशन है 9 सेंटीमीटर। ये R क्या होता है एक्चुअल में, जो आपका V इज इक्वल टू A/R था, ये R क्या होता है सेपरेशन, यहाँ पे जो सेपरेशन हो कितना आपका 9 सेंटीमीटर, तो आपका A R की जगह 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू में 10⁻², A की वैल्यू आप रख सकते हैं, A की वैल्यू कितनी थी आपकी 9 इंटू में 10⁵, है ना। अब इसकी लिखिए चार्ज कितना हो गया भाई -2 इंटू में 10⁻⁻6, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल देखिए A, है ना, डिवाइडेड बाय R, सेपरेशन कितना है देखिए इसका, यहां से यहां सेपरेशन कितना 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू में 10⁻²। तो इस प्रकार से आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब आपको सिंपली ए की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने में जहां तक मेरे को आता है आंसर लगभग कितना आता है आपका 49 जूल। वो कैलकुलेशन वो आप खुद कर सकते हो। मेन बात यहाँ पे समझने की क्या थी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल। उसके बाद तो सिंपल है, ये दोनों टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आई और ये दोनों आपस में पोटेंशियल एनर्जी की है ही। ये आर क्या आपका ओरिजिन से सेपरेशन, ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट करें और अब हम लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर पे आ गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। चलिए देखते हैं, दो तरीके में इसको समझाने वाला हूं। एनसीईआरटी में भी दोनों तरीकों से डेरिवेशन दिया गया है, जो अच्छा लगे वो कर लेना, है ना। देखते हैं, देखिए टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। क्या आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया। मैं मान रहा हूं यूनिफॉर्म फील्ड। कैसा फील्ड आपका, एक्सटर्नल फील्ड कैसा आपका, यूनिफॉर्म फील्ड। पहली बात हम एक बात समझ चुके हैं कि जब भी डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए उसका नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, और केवल टॉर्क लगता है। उस टॉर्क का फॉर्मूला हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, है ना। चलिए अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए सपोज आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है भाई, बहुत बढ़िया बात, है ना। आपने क्या किया कि यहाँ पे डायपोल रखा है, ये चार्ज हो गया -Q, ये +Q, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E। इस -Q और +Q में जो सेपरेशन था ना डियर स्टूडेंट्स, वो सेपरेशन कितना हो गया आपका 2a, ठीक है। ये आपका डायपोल मोमेंट हो गया माइनस से प्लस, मतलब ये P वेक्टर हो गया। अब P वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं P कितना होता है, चार्ज इंटू में सेपरेशन, सेपरेशन आपका 2a। इस सिस्टम की मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी है, पोटेंशियल। वही बात है, देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा, Q1 और Q2 चार्ज थे, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। यहाँ Q1 और Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, बल्कि -Q और +Q है। आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी इजीली निकाल सकते हो। चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, -Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल, इसको मैंने ए बोल दिया और इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने बी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लिख रहा हूं पहले -Q, पोटेंशियल कहां पे, ए पे, है ना। अब Q +Q एंड पोटेंशियल कहां पे आपका बी पे, है ना। ये तो आपकी फील्ड के कारण होगी। अब आपस में इंटरेक्शन के कारण भी होगी, -Q +Q है तो -1/4πε0, ये हो गया आपका Q² बाय सेपरेशन कितना हो गया आपका 2a, है ना। चलिए सोल्व करते हैं। Q कॉमन लिया मैंने, क्या बच गया आपका VB माइनस VA माइनस 1/4πε0 Q²/2a, है ना। देखिए अब ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे को पहले क्या निकालना है, VB माइनस VA, क्या निकालना है मेरे को, VB माइनस VA। मैं इजीली निकाल सकता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या कहता था हमारा कि E cos थीटा किसके बराबर होगा आपका -dV/dr, है ना। देखिए आपका E इधर है, मैं dr इधर गया, है ना। E इधर आपका, ध्यानपूर्वक देखिए, E इधर है, मैं dr इधर गया, दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए क्या था आपका थीटा, तो ये क्या है E cos थीटा
माइनस डी वी बाई डी आर। अच्छा इसको इधर ले जाओ तो आप क्या लिख सकते हो, ई कोस थीटा डी आर किसके बराबर हो गया, माइनस डी वी। दोनों को इंटीग्रेट कर दो, है ना। अब आप इधर की तरफ गए थे ना, तो इनिशियली आप ए पॉइंट पे थे और फाइनली किस पॉइंट पे थे आप, बी पॉइंट पे, है ना। अब ई भी कॉन्स्टेंट, थीटा भी कॉन्स्टेंट, है ना। डी आर ये डिस्टेंस, डी आर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई कोस थीटा, और ये डी आर आर हो गया, डिस्टेंस कितना आपका 2 है। अच्छा माइनस एज इट इज, पहले बी है तो वी बी माइनस वी ए, है ना। अब मेरे को वी बी माइनस वी ए निकालना है, तो वी बी माइनस वी ए क्या आ जाएगा, माइनस को मैं इधर ले आता हूं तो माइनस में इधर ले आया तो कितना आ गया, ई कोस थीटा इंटू में 2a, है ना। चलिए वी बी माइनस वी ए की वैल्यू यहां पुट की है, मैं इधर लिख देता हूं आंसर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, देखिए क्यू, वी बी माइनस वी ए की जगह माइनस ये रहा, ई कोस थीटा इंटू में 2a, और साथ में क्या आपका माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a। सोल्व करिए, सिंपल है बहुत ज्यादा। देखिए q इंटू में 2 है, ये क्या बन गया आपका पोटेंशियल, सॉरी q इंटू में 2 है क्या बन गया आपका, डायपोल मोमेंट, है ना। q इंटू में 2 है डिनोटेड बाय p, तो क्या माइनस पी ई कोस थीटा, और ये वाली टर्म माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a। इसको हम सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, माइनस पी ई कोस थीटा, पी भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायपोल मोमेंट, और ई भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां इनको सोल्व करके क्या लिखा जा सकता है, इधर लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी आपकी, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और साथ में क्या आपका माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a। तो इस प्रकार से आप इस सिस्टम की क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, है ना। चलिए आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं एक लॉजिक यहां पे और बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई आपकी, यू से लिख लेते हैं, माइनस पी डॉट ई माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a। देखिए आप याद कीजिए, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी मैटर नहीं करती। वास्तव में जो चीज मैटर करती है वो क्या, आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। फिर से सुनिए, वास्तव में जो चीज मैटर करती है वो पोटेंशियल एनर्जी है क्या, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी मैटर नहीं करती। वास्तव में जो चीज मैटर करने वाली है वो चीज क्या होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, मतलब मैटर क्या करेगा। सपोज मान लीजिए डायपोल इनिशियली इस पोजीशन में था, है ना। सपोज डायपोल इनिशियली आपका इस प्रकार से था ए पोजीशन में, और बाद में मान लीजिए बी पोजीशन में आ गया, किसमें आ गया आपका, बी पोजीशन में, मतलब पहले आपका एंगल 0 था, बाद में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, है ना। तो मैटर क्या करेगा, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, क्या मैटर करेगा, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है। चलिए मैं डिफरेंस लिखता हूं, अगर मैं ए पे लिखना चाहूं तो ए पे मैंने घटा के एंगल कितना कर दिया, 0 कर दिया, है ना। 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कोस 0, और ये टर्म तो एज इट इज माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट है क्यू स्क्वायर बाई 2a। कोस 0 कितना होता है 1, तो माइनस पी ई एंड माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a। ये आ गया आपकी ए पे। सिमिलरली मैं बी पे पूछ रहा हूं, है ना। बी पे जो एंगल हो 90 डिग्री हो गया, तो पी ई कोस 90, ये टर्म क्या हो गया आपकी 0, है ना, और क्या बच गया आपका माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a। अब आप डिफरेंस लो, है ना। देखिए डिफरेंस लेने पे बहुत ऑब्वियस ही बात है, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल, और वो ऑब्वियस भी है क्योंकि ये कांस्टेंट है, हर बार एक्सप्रेशन में आएगी, और हर बार आप डिफरेंस लोगे तो ये टर्म हर बार क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाने वाली है। क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है और हर बार एक्सप्रेशन में आएगी, हर बार डिफरेंस लोगे कैंसिल हो जाएगी, तो इस टर्म को लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है एब्सोल्यूट वैल्यू कभी मैटर नहीं करती। मैटर क्या करने वाली आपकी, मैटर केवल और केवल एक बात करेगी कि डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस में ये टर्म हमेशा क्या हो जाएगी, कैंसिल। यहाँ डिफरेंस लो इन दोनों के बीच का, इससे ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, केवल ये वाली बचेगी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख के चलते हैं, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्या लिख के चलते हैं, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त याद रखिए एक रेफरेंस भी होता था, क्या होता था, रेफरेंस। और रेफरेंस कौन सा होता था, जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, 0। यहां देखो कहां पे 0 होगी, माइनस पी ई कोस थीटा 0।
कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री कब होगा? देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा 90 डिग्री कब होगा? बी लोकेशन पे। मतलब रेफरेंस क्या माना गया? पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस पी डॉट ई, बट रेफरेंस क्या है? 90 डिग्री में रेफरेंस है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी? 0। तो अगर डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत आसान सा एक्सप्रेशन आ रहा है, और वो कितना आपका? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। कितना आपका? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो एक ये मेथड है जिससे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। एनसीईआरटी में वैसे एक दूसरा मेथड भी लिखा हुआ है, जो मैं आपको समझा देता हूं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहले जिस प्रकार से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, अभी हम उसी प्रकार से निकालने वाले। बट मैं प्रेफर करूंगा, अगर एग्जामिनेशन में डेरिवेशन करना है, आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, है ना, क्योंकि ये पीछे से इजीली लिंक हो पा रहा है। मैं आपको दूसरा भी समझा देता हूँ, कोई खास बात नहीं है। चलिए देखते हैं, है ना, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं। मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, ये आपका एक्सटर्नल फील्ड था। दूसरा मेथड है, बहुत आसान है। देखिए ये आपका एक्सटर्नल फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका ई, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए डायपोल ऐसे था, है ना, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। एंगल कितना बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका डायपोल मोमेंट का? θ1, है ना। अब हमें एक बात मालूम थी कि डायपोल हमेशा कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं लाना, मेरे को इसका एंगल इंक्रीज करना है। तो मैंने इसको रोटेट कराया, और कब तक रोटेट कराया? मतलब इस पॉइंट को मैं इधर ले गया और इस पॉइंट को मैं इधर ले गया। मैंने इसको रोटेट कराया, कब तक रोटेट कराया? जब तक एंगल क्या ना हो जाए? θ2। अपने आप तो जा नहीं सकता θ1 से θ2, क्योंकि अपने आप तो फील्ड की डायरेक्शन में आता है। अब θ1 से θ2 ले जाने में मेरे को कुछ ना कुछ वर्क करना होगा, और वही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां? θ1 से θ2, वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? u θ2 माइनस u θ1। ये वही बात है जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ी थी कि ए से बी ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है वो किसके बराबर होता है? आपका यू बी माइनस यू ए, है ना। तो यहां से θ1 से θ2 एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है वो किसके बराबर होगा? u θ2 माइनस u θ1। देखिए अब यहां थोड़ी सी समझने की बात है। होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर टॉर्क लगेगा। टॉर्क इस प्रकार से लगेगा कि इसको इधर अलाइन कर सके, और टॉर्क कितना लगता था आपका? P क्रॉस ई, या फिर हम बोल सकते हैं पीई साइन थीटा, है ना। अब टॉर्क इधर लगता था। याद रखिए मैंने आपको हमेशा बताया, जब कभी भी आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हो तो हम काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोवाइड करना चाहते, है ना। वेरी वेरी स्लोली लेके आते हैं। हर जगह एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। यानी कि यहां तो घुमा रहे तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इधर लग रहा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, है ना। बट आपको टॉर्क एक्सटर्नल एजेंट का कहां लगाना है? इधर की तरफ, तभी इधर जाएगा। और दोनों क्या होने चाहिए? सेम। अगर दोनों सेम नहीं हुए तो आपका क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। ऑब्वियस सी बात है। देखिए फिर से सुन लीजिए, एक्सटर्नल फील्ड का टॉर्क इधर घुमाना चाह रहा है, ठीक है। आपको उल्टी दिशा में लेके जाना, मतलब आपको कुछ ना कुछ अपना भी टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब आप चाहते हो कि कभी भी एक्सेलरेशन ना आए, तो आपका टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां मैं ये भी लिख सकता हूं कि एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क भी कितना होगा आपका? पीई साइन थीटा, है ना। अब देखिए वर्क डन क्या होता था? अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो तो हम क्या लिखते थे वर्क डन को? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते थे? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका टॉर्क हो तो फोर्स की जगह क्या आ जाता है? टॉर्क। अगर घूमना हो तो वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि किसी टाइम क्या मान लिया मैंने? डी थीटा। तो यहां वर्क डन क्या लिख सकते हैं? टाउ डी थीटा, है ना। मतलब अगर मैं आपको एक अलग डायग्राम से समझाना चाहूं तो देखिए इधर देख लीजिए, छोटे से डायग्राम से समझा देता हूं। मान लीजिए सपोज कभी भी मान लीजिए जो एंगल था ना वो कितना बन रहा था आपका? थीटा। वहां से आपने जरा सा घुमाया, कितना जरा सा घुमाया आपने? डी थीटा। कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क है ये, है ना। इज इक्वल टू क्या आएगा? यू θ2 माइनस यू θ1। और ये वर्क डन कहां से? आपका θ1 से θ2। अच्छा टॉर्क लिख लो। टॉर्क कितना? पी साइन थीटा। तो पीई साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2, यू θ2 माइनस यू θ1। कांस्टेंट बाहर ले लो, पी और ई कांस्टेंट है बाहर। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। क्या होता है? माइनस कॉस। और ये आएगा θ1 से θ2
बराबर यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन। लिमिट लगाओ माइनस पीई, यह आ जाएगा कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन इज इक्वल टू यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन। अब आपका रेफरेंस आते हैं, रेफरेंस हम मान लीजिए थीटा वन सपोज 90 था, ये रेफरेंस हो गया। 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी भैया आपकी, जीरो। चलिए लिख दीजिए, तो क्या आएगा माइनस पीई कोस थीटा टू, थीटा वन 90 रखोगे तो कोस 90 क्या हो गया, जीरो, इज इक्वल टू यू थीटा टू, यू थीटा वन क्या आपका जीरो, है ना। तो यू थीटा टू या जनरली आप यू थीटा क्या लिख सकते हो, माइनस पीई कोस थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो इस प्रकार से यहां भी पोटेंशियल एनर्जी का सेम ही एक्सप्रेशन आने वाला है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, है ना। बस आपको याद रखना, आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूं इससे पीछे वाला मेथड, थोड़ा आसान है ना। बट अगर किसी को टॉर्क का याद है ना, क्योंकि आप में से बहुत सारे क्या होते हैं प्लस वन में पढ़े नहीं होते ढंग से, है ना, तो प्लस टू में जो सीरियस हुए उनके लिए वो पिछले वाला मेथड ज्यादा आसान है। नहीं तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है, बस एक नई चीज ये, वर्क डन किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा। उससे आप इस सवाल, इस डेरिवेशन को इजिली कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, हम एक सवाल करते हैं एंड विद दिस वी विल एंड दिस टॉपिक। देखिए इस पे जो और सवाल है वो एडवांस लेवल के लेक्चर्स में होंगे, है ना। यहां हम कुछ बेसिक सवाल की बात करेंगे। देखिए, अच्छा उससे पहले मैं कुछ बात बता देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। देखिए मैंने आपको पहले बताया डायपोल के इक्विलिब्रियम के दो पॉइंट्स होते थे, है ना। एक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री भी इक्विलिब्रियम होता था, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री भी क्या होता था, इक्विलिब्रियम, है ना। अगर आपको याद है तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते थे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। दोनों में पोटेंशियल एनर्जी और निकाल लो। थीटा जीरो में कितनी होगी, यू बराबर माइनस पी कोस जीरो, कोस जीरो वन होता है, तो होगी माइनस पी, और ये लोवेस्ट वैल्यू, इससे कम हो पाना पॉसिबल नहीं है। यहां देख लो कितनी होगी, माइनस पीई कोस 180, कोस 180 होता है माइनस वन, तो ये आ गई पीई। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या आपकी मैक्सिमम, इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कभी हो पाना पॉसिबल नहीं है। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आपकी मिनिमम, मतलब जब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी मिनिमम। जब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी मैक्सिमम। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी मैक्सिमम, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, सवाल कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल है वैसे तो। देखिए मान लीजिए इनिशियली कोई डायपोल आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना, एक डायपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना। इफ W इज वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू, मान लीजिए W वर्क डन है इन रोटेटिंग थ्रू 60 डिग्री फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। W is work done in rotating through 60 डिग्री फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है अगर हम उसको रोटेट करें 180 डिग्री फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। W की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में, W की टर्म्स में आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। चलिए इसमें क्या है, W इज वर्क डन इन रोटेटिंग टू 60 डिग्री फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। याद रखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन में थीटा क्या होता है, जीरो। 60 से रोटेट किया तो फाइनली, मतलब इनिशियली जीरो था, फाइनली कितना हो गया आपका 60 डिग्री। अच्छा बाद वाले में इनिशियली तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जीरो, और फाइनली कितना आपका 180 डिग्री, है ना। चलिए भाई वर्क डन निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कैसे लिखेंगे, माइनस पीई, और एंगल है 60 तो कोस 60, है ना, माइनस इनिशियल मैंने 0 डिग्री में अभी लिखी थी। 0 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपकी, माइनस पी। सोल्व कर लीजिए, ये हो गया पीई कोस 60 होता है 1/2, तो माइनस पीई बाई टू, सोल्व करने पे कितना आएगा आपका पीई बाई टू, डेट इज इक्वल टू वर्क डन। यहां निकालिए भाई वर्क डन, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल, याद करिए अभी लिखा था 180 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है पीई,
और 0 डिग्री पे कितनी होती थी माइनस पीई, सोल्व करने पे कितना आएगा ये 2PE। अच्छा 2PE रख सकते हो, यहां से PE की वैल्यू कितनी होगी 2W, तो 2 इंटू में PE की वैल्यू 2W, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4W। मतलब अगर इस प्रोसेस में W वर्क किया तो इसमें वर्क डन कितना आएगा आपका डियर स्टूडेंट्स, आप इजी निकाल सकते हो, वर्क डन कितना आएगा आपका 4W आने वाला है। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, वर्क डन किसके बराबर है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज लेक्चर। इसके जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो एडवांस लेवल के लेक्चर्स में होंगी, आप उनको भी देखिए। साथ में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उसमें पीछे का सारा यूज होगा, तो आपको पीछे का सारा रिवाइज करके रखना चाहिए, तभी आप प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को आसानी से समझ सकेंगे, है ना। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ इन दिस पेंडेमिक ऑफ कोविड-19।